सेंट्रल मॉडर्न बीए बीएड के इतिहास की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के अध्ययन कर रहे हैं। इसमें प्राचीन भारत के बाद मध्यकाल का आरंभ होता है। प्राचीन काल और मध्यकाल, प्राचीन काल का अंत और मध्यकाल का प्रारंभ, पूर्व मध्यकाल के एक राजवंश गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक महानतम शासक रहा मिहिर भोज। आज हम मिहिर भोज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मिहिर भोज कौन था, क्या उपलब्धि रही है मिहिर भोज की। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश सामान्यतः गुजरात वाले क्षेत्र से मारवाड़ तक के क्षेत्रों का उनका साम्राज्य रहा, इसीलिए उन्हें गुर्जर प्रतिहार के रूप में जाना जाता है। हरिश्चंद्र के वंशज मानते हैं अपने आप को, और इनकी स्थापना जो सामान्यतः मारवाड़ में मंडोर से मानी जाती है। और इनमें सबसे प्रमुख जो शासक हुआ वह नागभट्ट प्रथम रहा। नागभट्ट प्रथम अपने स्वयं को राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, और इन्हीं वंश के बहुत सारे महानतम शासक हुए हैं। नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज ने हमारे राजस्थान में ओशिया वाले क्षेत्र में जो महामारू शैली में ओशिया के मंदिर बने हैं, महानतम उत्कृष्ट एक कला शैली है, तो वत्सराज रहा है। नागभट्ट द्वितीय भी महानतम शासक रहा है, और इसी वंश का एक और महानतम शासक था, वह था मिहिर भोज। मिहिर भोज के पिता रामगुप्त थे और उनकी माँ का नाम अप्पा देवी था। मिहिर भोज को पितृहंता के रूप में भी जाना जाता है। 836 ईस्वी के समय मिहिर भोज ने अपने पिता राम का अंत करके शासक बना, और शासक बनने के बाद उसने बहुत सारे कार्य किए। उसकी उपलब्धियां महानतम उपलब्धियां हैं। उसके पिता उतने योग्य नहीं थे, अयोग्यता के कारण उनका बहुत सारा जो साम्राज्य था वह साम्राज्य भी छिन भिन हो गया, या बहुत सारे शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो ऐसी स्थिति में मिहिर भोज ने अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसलिए एक महानतम शासक के रूप में, गुर्जर प्रतिहार वंश के महानतम शासक के रूप में याद किया जाता है मिहिर भोज को। लगभग उसने 50 वर्ष, यानी मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष शासन किया, और इस 50 वर्ष में उसने बहुत सारे कार्य किए। उसने बहुत सारी उपाधियां धारण की, जैसे दौलतपुर अभिलेख से पता चलता है कि उसने प्रभास की उपाधि धारण की। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने आदि वराह की उपाधि धारण की। उसके सिक्कों पर भी आदि वराह का उल्लेख किया गया है। तो इस महानतम जो शासक रहा गुर्जर प्रतिहार वंश का, इसकी जो राजधानी रही है वह धार नगरी रही है, ग्वालियर का प्रदेश रहा है। और इस प्रकार से अगर उसे देखा जाए तो जो उसकी उपाधि आदि वराह की उपाधि से पता चलता है, और साथ ही उसे वराह उसके सिक्कों पर जो अंकित है, इससे पता चलता है कि वह विष्णु का महानतम भक्त था।
और उसने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः पराजित किया, अपनी कीर्ति को पुनः स्थापित किया। तो उसकी जो विजय की अगर हम बात करें तो उस समय कन्नौज एक प्रमुख केंद्र रहा, स्तरीय संघर्ष रहे हैं, गुर्जर, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के मध्य। तो कन्नौज को लेकर रहे हैं, लेकिन जो मुख्यतः अगर हम देखें तो मिहिर भोज के समय ग्वालियर मध्य प्रदेश के क्षेत्र, उसकी जो राजधानी रही है, उस स्थान को लेकर भी संघर्ष हुए। तो मिहिर भोज की जो विजय है, विजय को अगर हम अध्ययन करें तो उसकी विजय को सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि उसने बुंदेलखंड के क्षेत्र को विजित किया सर्वप्रथम। बुंदेलखंड सामान्यतः प्रतिहारों के अधीन ही था, लेकिन जब अयोग्य जैसे रामभद्र जैसे गुप्त जैसे अयोग्य शासक रहे तो बुंदेलखंड के जो उनके अधीन सामंत थे, चंदेल सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उस स्थिति में जब मिहिर भोज पुनः शासक बना, तो शासक बनने के बाद उसने पुनः बुंदेलखंड को अपने राज्य में मिलाया। उसने राजपूताना के क्षेत्र को भी जीता। राजपूताना के बहुत सारे जब अयोग्य उत्तराधिकारी रहे हैं तो राजपूताना के क्षेत्र को उसने गुजरात शब्द जैसे हम समझ सकते हैं कि गुजरात से लेकर मारवाड़ का क्षेत्र इनके साम्राज्य का हिस्सा रहा है। तो इन्होंने राजपूताना के बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार रहा। तो उस स्थिति में जब अयोग्य उत्तराधिकारी रहे या रामगुप्त के समय में अगर देखें तो उस स्थिति में जब राजपूताना के बहुत सारा क्षेत्र उसके स्वतंत्रता से अधीनता से निकल गया, तो सामान्यतः देखें तो मिहिर भोज ने गुजरातरा वाले क्षेत्र हैं, गुहिल जो सामंत शासक रहे हैं, उनके साथ उनका संबंध दर्शाता है कि उनके साथ एक अच्छे संबंध रहे हैं राजपूताना के साथ, और राजपूताना के शासक हैं उनके सामंत के रूप में, सहयोगी के रूप में शासन करते रहे हैं। राजपूताना का सामान्यतः अधीन रहने का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो प्रतापगढ़ का अभिलेख है, जिसमें प्रतापगढ़ के अभिलेख में बताए गए चहमन वंश की सुख का कारण भोज है। तो इससे पता चलता है कि चहमन वंश है, उसकी सुख समृद्धि का कारण भोज रहा है। तो सामान्यतः वह मिहिर भोज ही था। तो नेक्स्ट अगर उनकी विजय की अगर बात करें तो उसने सिंध वाले क्षेत्र को जीता, और सिंध के राजा जो सामान्यतः इमरान बिन मूसा था उसको बुरी तरह पराजित किया, इमरान बिन मूसा। और इसकी सामान्यतः अगर हम देखें तो उसने सिंध को अपने राज्य में, मुल्तान वाले क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। और मुस्लिम लेखकों ने मिहिर भोज को अरब और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। अरब लेखक 851 के लगभग भारत आए। सुलेमान नवी की पुस्तक सिलसिलात तारीख में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मिहिर भोज इस्लाम का और अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है। इससे पता चलता है कि उसने सामान्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे वो समाप्त हो गए, या यूँ कहें कि मुस्लिमों के आक्रमणों को उसने भारत में आगे नहीं बढ़ने दिया, मुस्लिमों को या इस्लाम का भारत में प्रसार नहीं होने दिया। ये तो उसकी सिंध विजय भी एक महत्वपूर्ण विजय थी। पंजाब की विजय, पंजाब भी मिहिर भोज के राज्य का, साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी जानकारी मुस्लिम लेखकों से भी मिलती है। साथ में कश्मीर का इतिहास कलहणकृत राजतरंगिणी में भी मिहिर भोज को पंजाब का शासक बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि मिहिर भोज ने पंजाब को भी
विजित किया। पंजाब भी उसके साम्राज्य का हिस्सा रहा है। साथ ही उसने गोरखपुर के जिले से कलचुरी वंश की अधीनता का भी, गोरखपुर जिले से एक अभिलेख है, उस अभिलेख से पता चलता है कि कलचुरी वंश के भी उसके अधीनता में ही शासन कर रहा था। और कलचुरी वंश के शासक जो थे वो सामान्यतः गुणाबोधी थे, उनके सामंत के रूप में उन्होंने अधीनता स्वीकार की और वो मिहिर भोज के अधीन रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मिहिर भोज का साम्राज्य है पूर्व में काफ़ी बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था या बंगाल तक विस्तृत था। साथ ही अगर हम देखें राजपूताना का एक महान वंश रहा है गोहिल वंश, तो गोहिलों के साथ भी इनकी अच्छे संबंध रहे हैं, या यूँ कहें तो गोहिल वंश ने भी मिहिर भोज की अधीनता स्वीकार की है। जाटसू अभिलेख से पता चलता है कि गोहिल शासक हर्षराज शासक था और उसने बंगाल के घोड़ों के खिलाफ संघर्ष किया और उसने घोड़ों को पराजित करके अपने स्वामी मिहिर भोज को भेंट किया। तो इससे पता चलता है कि गोहिल है वह सामान्यतः मिहिर भोज के अधीन रहे हैं। तो उन्होंने गोहिल जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वह भी मिहिर भोज के साम्राज्य का हिस्सा रहा है। साथ में अगर हम देखें तो उसने पश्चिमी भारत के बड़े क्षेत्र को विजित किया और उसकी जानकारी हमें कुल्यमाला से, कन्नन की राज तरंगणी से और मुस्लिम इतिहासकारों से उसकी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मिहिर भोज के पास एक विशाल साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसके पास एक विशाल सेना थी और इसका उल्लेख सुलेमान नबी ने अपनी पुस्तक में किया। उसने बताया कि मिहिर भोज के पास एक विशाल सेना थी, ठीक है ना, और इस विशाल सेना के बल पर ही उसने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर और विदेशी आक्रांताओं को रोकने में सफलता प्राप्त की। जो मिहिर भोज के पास एक स्थायी सेना थी और स्थायी सेना को उसने बड़े मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर रखा था। एक अलकान देव के नेतृत्व में जो हमेशा पंजाब में नियुक्त रहती थी और पंजाब में नियुक्त रहने के कारण जो भी अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों से या उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्रों से आक्रमण हो रहे हैं इस्लाम के मुस्लिमों के, उन आक्रमणों को निष्फल करना उसका उद्देश्य था। और दूसरी मुल्तान की तरफ से जो आक्रमण होते हैं तो उसने एक विशाल सेना सिंध में स्थायी विशाल सेना स्थापित की। साथ ही उसने दक्षिण में राजा वलारा के नेतृत्व में एक स्थायी सेना बना रखी थी ताकि दक्षिण में उसका साम्राज्य सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमेशा उसके साम्राज्य की 2-2 सेनाएं दक्षिण में और 2-2 सेनाएं पूर्व में और 2 सेनाएं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हमेशा विद्यमान रहती थी। उसकी जो सेना थी वह स्थायी सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी और उसकी सेना के जो घुड़सवार थे वो कुशल घुड़सवार थे, कुछ युद्ध कौशल में निपुण थे। इसीलिए उसने शासन काल में विदेशी आक्रांताओं को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मिहिर भोज का साम्राज्य विस्तृत साम्राज्य रहा है। उसके साम्राज्य का अगर हिस्सा देखें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, सिंध है, उड़ीसा है, बंगाल तक का प्रदेश है, गुजरात है, काठियावाड़ है, विंध्य का प्रदेश है, हिमालय का दक्षिणी भाग है। तो ये एक विशाल साम्राज्य रहा और उसकी विशाल साम्राज्य की राजधानी ग्वालियर रही है, ठीक है, धार नगरी रही है, धार प्रदेश रही है। तो इस प्रकार उसके पास एक विशाल साम्राज्य था जो सामान्यतः अगर हम कहें तो पूर्व में अगर देखें तो बंगाल से पश्चिम में सिंध, मुल्तान का क्षेत्र, हिमालय और दक्षिण में गुजरात रहा, नर्मदा नदी यानी गुजरात के क्षेत्र तक विस्तृत था।
तो इस प्रकार उसने एक छोटा सा राज्य मिला, उसे एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया और अपने शक्ति के बल पर उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और इसीलिए उसे आदि वराह की उपाधि भी धारण की, प्रभास की उपाधि धारण की, ठीक है ना। मिहिर भी उसी का नाम है, भोज भी उसी का नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मिहिर भोज ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी किया। साथ ही अगर हम मिहिर भोज की बात करें तो युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि मैं महान विद्वान भी था। उसकी विद्वता के कारण ही उसे कविराज के नाम से जाना जाता है। उसने कविराज की उपाधि से संबोधित किया जाता है और उसने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं जिसमें सरस्वती कंठाभरण है, युक्ति कल्पत्रु है, भोज चंपू है, ठीक है, कृत्य कल्पत्रु है, तत्व प्रकाश है। ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो ये साबित करते हैं या प्रमाणित करते हैं कि मिहिर भोज एक विद्वान कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक विद्वान शासक भी था। साथ में उसने विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। उसके शासन काल में बहुत सारे विद्वान रहते थे जिसमें भास्कर भट्ट है, दामोदर मिश्र हैं और धनपाल है। ये महान विद्वान शासक भी उसके दरबार में शोभायमान रहते थे। और उसके बारे में एक अनुश्रुति ये भी है कि वह प्रत्येक जो कवि उसके दरबार में रहता था तो जब कोई एक श्लोक लिखता था तो उस एक श्लोक के बदले उसे 1,00,000 मुद्राएं प्रदान की जाती थी। उसके सिक्के जो मिश्रित चांदी के सिक्के हैं, मिश्रित चांदी के सिक्के से होने से ये भी एक पता चलता है, आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, क्योंकि सिक्के भी आर्थिक स्थिति जानकारी का एक मुख्य स्रोत होता है। तो उसके जो सिक्के हैं उस पर आदि वराह और तांबे और चांदी के मिश्रण है। तो इससे पता चलता है कि लगातार वह युद्धों में रहने से उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई, इसलिए उसके सिक्कों को चांदी और उसके साथ मिश्रित होना आर्थिक रूप से उतना उन्नति नहीं मान सकते, क्योंकि लगातार युद्धों में शामिल रहा तो आर्थिक रूप से उसकी इतनी मुद्रा की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन उसकी मुद्राओं पर सामान्यतः आदि वराह की उपाधि मिलती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो एक महानतम शासक रहा है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने अपने राज्य को कुशल बनाया। उसके शासन काल में बंगाल सामान्य त्रिकोणीय संघर्ष भी उसके काल में हुए हैं। मिहिर भोज का सामान्यतः राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणीय संघर्ष की अगर बात करते हैं तो मिहिर भोज का राष्ट्रकूटों के साथ भी संघर्ष रहा, ठीक है ना। कन्नौज को लेकर तो उनका संघर्ष नहीं हुआ। उसके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, अमोघ वर्ष रहा है और कृष्ण द्वितीय रहा है। तो कृष्ण द्वितीय के साथ उसका संघर्ष हुआ है जिसमें कृष्ण द्वितीय को उसने पराजित करके ग्वालियर वाला क्षेत्र उसे छीन लिया और नर्मदा तट के दक्षिण में उसे धकेल दिया। लेकिन गुजरात के कृष्ण द्वितीय का सामंत ने इस सामान्यतः कहें तो इसको मिहिर भोज को पराजित किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी जानकारी ये भी मिलती है कि जो गुजरात का सामंत रहा है इसका कृष्ण द्वितीय का ध्रुव द्वितीय ने सामान्यतः मिहिर भोज को पराजित किया। तो मिहिर भोज अपने को उसके साथ पराजित होना और इस प्रकार से राष्ट्रकूटों के साथ भी उसका संघर्ष चलता रहा। कन्नौज के लिए तो उसका नहीं हुआ, लेकिन ग्वालियर वाले क्षेत्र के लिए साथ उसका संघर्ष उसके साथ हुआ। तो इस प्रकार से अगर देखें तो एक उसने मिहिर भोज ने उत्तर भारत में जो आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण, उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की, भारतीय कला और संस्कृति की रक्षा की, साथ ही विशाल सेना स्थापित की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विद्वानों को संरक्षण दिया और उसकी तत्कालीन शासकों ने उसकी खुले दिल से उसकी प्रशंसा की, उसके कार्यों की, चाहे मुस्लिम शासक रहे हो, चाहे कोयलीमाला ग्रंथ रहा हो, चाहे राजतरंगिणी रही हो, ठीक है। और साथ ही उसने विद्वानों के रूप में भी, विद्वान शासक के रूप में और विद्वानों का आश्रयदाता के रूप में भी मिहिर भोज को याद किया जाता है। तो ये मिहिर भोज।